ADHD पाकिस्तान में भी उतना ही कॉमन है जितना वेस्ट में है। एक अटेंशन या फोकस बच्चे का उस तरह से नहीं होता जिस तरह के बाकी नॉर्मल बच्चों में पेरेंट्स और टीचर्स अपनी कंबाइंड एफर्ट के साथ ऐसे बिहेवियर्स को मैनेज कर लेते हैं। बच्चे का बिहेवियर मैनेज करना और उसकी हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी को घर पे और स्कूल में मैनेज करना इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि मेडिकेशंस और प्रोफेशनल बिहेवियरल थेरेपी इम्पॉर्टेंट है। ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक ऐसी न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो उस वक्त डेवलप होती है जब बच्चा माँ के पेट में होता है। जब बच्चे का दिमाग डेवलप हो रहा होता है उस वक्त कुछ चेंजेस ब्रेन में इस तरह की आना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन थोड़े से कुछ अरसे के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद ये सामने आती है। इसमें जो मेन 3 एरियाज़ हैं जो अफेक्ट होते हैं, एक अटेंशन या फोकस बच्चे का उस तरह से नहीं होता जिस तरह के बाकी बच्चों का होता है। दूसरी चीज़ जो हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, हाइपर एक्टिविटी से मुराद है कि बच्चा बिल्कुल बैठ नहीं सकता और कॉन्स्टेंटली जिसको कहते हैं ना ऑन द गो रहता है। और तीसरी चीज़ जो है वो इम्पल्सिविटी है। इम्पल्सिविटी का मतलब है कि उसमें बर्दाश्त या पेशेंस उतनी नहीं होती जितने उस तरह के और बच्चों में या उस एज के और बच्चों में पाई जाती है। ADHD पाकिस्तान में भी उतना ही कॉमन है जितना वेस्ट में है। 2007 का एक पेपर मैं रिसर्च में देख रही थी और उसमें 2.5% बच्चे जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। और डायग्नोसिस क्योंकि ज़्यादा होना शुरू हो गया है, लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, तो इसीलिए डेफिनेटली अगर 2007 से कंपेयर करें तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि इसका प्रेवलेंस ज़्यादा हुआ है। ADHD के कॉजेज़ अननोन हैं इसमें, लेकिन हम इसको 3 तरह के पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ जेनेटिक रीजंस हैं, फिर कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, कुछ ब्रेन में चेंजेस हो सकती हैं। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन फैक्टर जो हमें नज़र आता है इसके कॉजेज़ में वो मैटरनल हेल्थ है। मैटरनल टॉक्सिन्स या मैटरनल अल्कोहल, मैटरनल ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लस प्री मैच्योर बर्थ जो है, ये कुछ कॉजेज़ हैं जो इसके इंसिडेंट्स को ज़्यादा करते हैं। ADHD के जो बच्चे होते हैं उनका नॉर्मल बिहेवियर के साथ इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो उसका ड्यूरेशन कि एटलीस्ट 6 मंथ्स की डिफ़िकल्टीज़ होनी चाहिए इन तीनों हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी और इनअटेंशन के एरियाज़ में, प्लस उनका जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो घर में और एक और सेटिंग यानी स्कूल में 2 जगह पे कॉन्टीन्यूसली 6 महीने के लिए ये डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। प्लस जो उनका इम्पैक्ट है वो नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट होता है। ADHD के बच्चे अगर इनअटेंटिव हैं तो उनकी इनअटेंशन बहुत ज़्यादा उनको अफेक्ट करती है। अगर दूसरा बच्चा इनअटेंटिव हो रहा है तो उसको आप बहुत जल्दी उसका फोकस डिफरेंट टेक्निक्स के साथ जल्दी वापस ले आते हैं और उसकी ज़िंदगी उस तरह से मुतासिर नहीं होती। इसी तरह जो बाकी 2 डोमेन्स हैं जिस तरह हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी है, ये भी बहुत ज़्यादा तरीके से इम्पैक्ट करती है ADHD के बच्चों को और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और पेरेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए उसको मैनेज करना विदाउट हेल्प बहुत मुश्किल हो जाता है। और नॉर्मल बच्चों में पेरेंट्स और टीचर्स अपनी कंबाइंड एफर्ट के साथ ऐसे बिहेवियर्स को मैनेज कर लेते हैं। कॉमन जो हमारे पास स्कूल एज के बच्चे आते हैं उसमें मैं आपको बता सकती हूँ कि उनकी अगर आप नोटबुक्स देखें तो इनकम्प्लीट काम होगा। क्रिएटिव राइटिंग या नरेटिव राइटिंग है जिसमें उनको मेंटल एफर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, सस्टेन्ड मेंटल एफर्ट चाहिए कि बहुत देर तक उनको टास्क पे फोकस करना है और बहुत ज़्यादा मेंटल एफर्ट लगानी है, तो वो टास्क उनके इनकम्प्लीट होंगे। जो छोटे टास्क हैं जो जल्दी हो जाती हैं चीज़ें, जिस तरह मैथ्स है उसमें उनके आंसर्स ठीक होंगे। इसी तरह वो फॉरगेटफुल होते हैं, चीज़ें लूज़ करते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनको एक रिमाइंडर बहुत दफ़ा देना पड़ता है, प्रॉम्प्ट्स बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं, क्लास में बैठते नहीं हैं, टीचर्स को उन बच्चों को आगे बिठाना पड़ता है क्योंकि वो अगर पीछे बिठाएंगे तो उनका फोकस बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। वो कॉन्स्टेंटली ऑन द गो रहते हैं और उनको ये अंदाज़ा ही नहीं होता और वो अपनी सीट से उठ के क्लासरूम छोड़ के भी बाहर चले जाते हैं क्योंकि वो बाहर की चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे होते हैं और बहुत ईजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं।
अपनी टर्न का वेट नहीं कर सकते। तो अगर वो क्यू में खड़े हुए हैं, अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं कोई टिकट लेने के लिए या अपनी कैंटीन की लाइन में खड़े हुए हैं, तो वो वेट नहीं कर सकेंगे, वो जंप करेंगे क्यू। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उनकी कन्वर्सेशन का ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं कर सकते, उन्होंने कॉन्स्टेंटली उसके बीच में अपनी बात को बोलते रहेंगे, क्योंकि उनमें पेशेंस जो है वो उस तरह से नहीं होता जिस तरह के दूसरे न्यूरोटिपिकल बच्चों में होता है। ADHD के सिम्टम्स एज अर्ली एज 3 years ऑफ एज, और उसके बाद 3 to 6 की एक विंडो होती है, उसमें बहुत सारे बच्चे पिक हो जाते हैं। जो बच्चे 6 तक मिस हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अभी स्कूल स्टार्ट नहीं किया होता, वो फिर 6 to 9 या आप कह लें 6 to 12 की एज में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आना शुरू हो जाती हैं। अगर आप 3 years पे या 3.5 पे आपको अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कि हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन ये बच्चा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसके इमोशंस डिफरेंट हैं, इसके बिहेवियर्स डिफरेंट हैं, इसका फोकस अटेंशन डिफरेंट है, तो हमें उस एज अर्ली हेल्प चाहिए होती है, ताकि हम थेरेपीज़ पे बहुत अर्ली रिलाई कर सकें, ताकि बहुत सारी चीज़ें हम स्कूल जाने से पहले ही पेरेंट्स को गाइडेंस दे दें और स्कूल वालों को भी फिर गाइडेंस मिल सके। ये इमोशनली बच्चे इतने स्टेबल नहीं होते या अपने इमोशंस को इतना अच्छा रेगुलेट नहीं कर पाते, इसीलिए इनमें डेफिनेटली एंजाइटी का, डिप्रेशन का और बाकी मूड डिसऑर्डर्स का इंसिडेंस ज़्यादा होता है, और लेटर लाइफ में जाके इनमें बाइपोलर डिसऑर्डर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह बिल्कुल इनके साथ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का इंसिडेंस भी बहुत ज़्यादा है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम इसको 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट विच इज़ मेडिकेशंस, जो कि ब्रेन के केमिकल्स को रेगुलेट करती हैं और बच्चे का फोकस और अटेंशन बेहतर हो जाता है और उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है, तो वो बेहतर तरीके से टास्क में इंगेज कर सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें थेरेपी है। इसमें मेन जो टारगेट है वो बिहेवियरल थेरेपी पे होता है, बिहेवियरल मैनेजमेंट पे होता है, प्लस जो टीचर्स और पेरेंट्स की सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो पेरेंट ट्रेनिंग एंड टीचर ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे का बिहेवियर मैनेज करना और उसकी हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी को घर पे और स्कूल में मैनेज करना इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि मेडिकेशंस और प्रोफेशनल बिहेवियरल थेरेपी इम्पॉर्टेंट है। School related challenges start from the time the child steps into the school gate. तो वहाँ से उसकी रीडायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है कि उसको एक स्ट्रक्चर दें, उसको रोज़ का एक ही टाइम टेबल फॉलो कराएं, उसको रूटीन फॉलो कराएं, उसको पता हो कि अब मैंने स्कूल में जाना है, क्लास के अंदर जाना है, ये मेरी सीट है, सीट उसकी हमेशा आगे होगी, टीचर के करीब होगी, ताकि टीचर उसको रेपिटेशन में इंस्ट्रक्शंस दे सकें। विजुअल टाइम टेबल्स, कैलेंडर्स, प्रॉम्प्ट्स, ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। इसी तरह घर पे भी हमें ये सब एफ़र्ट्स करनी चाहिए, तभी स्कूल की एफ़र्ट्स भी 100% इफ़ेक्टिव होंगी। प्लस जिस सब्जेक्ट्स में उनको इशू होता है तो उसको ब्रेक्स, टास्क को डिवाइड कर लें, बीच में बच्चे को 5 मिनट की ब्रेक दे दें। अगर उससे 2 सफ़ों की नरेटिव राइटिंग नहीं लिखी जा रही तो मे बी वो 5 मिनट्स लिखे और 2 to 3 मिनट्स की ब्रेक ले और फिर 5 मिनट्स वापस उस पर आए। तो टास्क को जितना आप डिवाइड करके सिंपल इंस्ट्रक्शंस के साथ, प्रॉम्प्ट्स के साथ आगे बिठा के उसको एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका फोकस और अटेंशन इम्प्रूव होता जाएगा। पेरेंटल स्ट्रेस विद ADHD डेफिनेटली बहुत कॉमन है और बहुत जस्टिफाइड भी है कि एक बच्चा है जो कि आपकी बात सुनता नहीं है या उससे सुनी नहीं जाती, आपकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता, तो उसमें ज़ाहिर है पेरेंटल स्ट्रेस प्लस फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन हेल्प इज़ अवेलेबल, हेल्प लें, लोगों से सीखें। यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस पड़ी हुई हैं जो कि ऑथेंटिक वीडियोस को देखें और उसमें से सीखें और उसको फॉलो करें। अवेयरनेस सेशंस अटेंड करें, स्कूल के साथ कोलैबोरेट करें, पेरेंट टीचर मीटिंग्स अटेंड करें और घर पे भी एक स्ट्रक्चर और रूटीन के साथ चलें। बेड टाइम्स हैं, खाने के टाइम हैं, स्क्रीन टाइम्स हैं, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करके रूटीन के साथ बच्चे को रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस के साथ चलेंगे तो ज़ाहिर है आपका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा, आप चीज़ों को बेहतर मैनेज कर लेंगे और बच्चे का बिहेवियर आपके लिए आसान हो जाएगा मैनेज करना।